आर्डिनो क्लासेस में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। चलिए आज के इस लेक्चर में आपको हिंदू लॉ के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। ये AIB 18 के स्पेशल क्लास में करवा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं जो मेजर सब्जेक्ट्स है CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, इन सारे सब्जेक्ट के मैंने प्रीवियस क्लास में 50 MCQ क्वेश्चंस कराया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कंटेंट का पता चल सके और आपको वीडियो का बेनिफिट हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है AIB स्पेशल क्लास के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नया अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको 50 हिंदू मैरिज एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप AIB 18 एग्ज़ाम देने वाले हैं 29 अक्टूबर को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको AIB में ही काम आएंगे। बाकी आप जुडिशरी एग्ज़ाम देखिए, वहाँ भी आपको हिंदू लॉ है, फिर अदर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है, वहाँ भी आप देखेंगे आपको हिंदू लॉ देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन लाइन में समझाया गया है MCQ क्वेश्चंस, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, ये भारत में कब आया? तो 18 मई 1955 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एमोंग हिंदू हैज़ बीन कोडिफाइड अंडर दी। अगर लॉ की बात करें, जो हिंदू मैरिज, जो हिंदू की मैरिज से रिलेटेड की बात होती है, विवाह संबंधित बात होती है हिंदू के, तो वो कोडिफाइड लॉ है। तो वो कौन सा लॉ है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू लॉ इज है, हिंदू लॉ क्या है? हिंदू जो क्या बोलते हैं अधिनियम है, ये हिंदू कानून है, ये क्या है? ये एक पर्सनल लॉ है। जिस प्रकार से मुस्लिम का मुस्लिम लॉ है वो उसका पर्सनल लॉ हो, ठीक इसी प्रकार ये हिंदू का कौन सा लॉ है? पर्सनल लॉ है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में हिंदू लॉ इज ए डॉट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये क्या है? पर्सनल लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन दी। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये जो हिंदू लॉ है, अगर उसके एस्पेक्ट से क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसका कुछ प्रोविजन से मिलता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये कंकरेंट लिस्ट में हिंदू लॉ को डाला गया है। क्यों कंकरेंट लिस्ट में? इसीलिए कि देखिए लिस्ट तीन होते हैं। एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सिर्फ यूनियन कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिया है उसके अंतर्गत स्टेट कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट जो होगा इसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और यूनियन भी कानून बना सकता है। इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ताकि अगर स्टेट को लगे कि अगर हिंदू लॉ में स्टेट वाइज कोई चेंजेस करने, अमेंडमेंट करने हैं, तो स्टेट कानून बना सकता है। अगर क्या बोलते हैं कि यूनियन को लगेगा तो वो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए हिंदू लॉ का क्या एस्पेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ इज क्या? अगर हम क्या बोलते हैं एंशिएंट सोर्स की बात करें, जो प्राचीन सोर्स जो है हिंदू लॉ का क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला क्या है? श्रुति, दूसरा क्या है? स्मृति, और तीसरा क्या है? डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम। श्रुति का मतलब होता है सुनना, स्मृति का मतलब होता है जो चीज़ सुन को उसको याद कर लिया, जो याददाश्त में आपको हो गया, उसको स्मृति कहते हैं ना। और डाइजेस्ट का मतलब क्या? आपने उसको क्या डाइजेस्ट या कमेंट, मतलब आपने सुन लिया, उसको याद कर लिया, उस पर आपने कोई कमेंट लिखा या कमेंट दिया। और तीसरा क्या है? लास्ट क्या है? कस्टम। तो ये हिंदू लॉ का सोर्स क्या है? कस्टम भी है। कस्टम का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ है ना, कोई जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हैं व्यक्ति, उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं। कस्टम के भी बहुत टाइप होते हैं ना, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम, क्या बोलते हैं कि फैमिली कस्टम। फैमिली का भी अपना अपना कस्टम रीति रिवाज होता है। ठीक है,
कोई क्या बोलते हैं पार्टिकुलर एरिया का अपना कस्टम होता है, तो कस्टम के भी टाइप होते हैं। ये क्या है, हिंदू लॉ का एंशियंट सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। एंशियंट सोर्स तो हमने देख लिया, अब मॉडर्न सोर्स जो आधुनिक जो सोर्स है हिंदू लॉ का क्या क्या है। तो पहला क्या है लेजिस्लेशन, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा क्या इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। लेजिस्लेशन का मतलब तो समझते ही है, पार्लियामेंट जो क्या बोलते हैं कि कानून वगैरह बनाएगा तो लेजिस्लेशन हो गया। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया कोई जजमेंट लॉ है, किसी जज ने किसी विषय वस्तु पे क्या बोला अपना डिसीजन दिया, जजमेंट दिया, उसी को क्या कहते हैं प्रेसिडेंट कहते हैं। और इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का मतलब हो गया कि जब कोई लॉ वगैरह विषय वस्तु पे नहीं है, उस पे मतलब इक्विटी जस्टिस के मतलब न्याय के आधार पे किसी व्यक्ति को अगर कानून क्या बोलते हैं न्याय दिया गया तो उसको कहेंगे कि इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इसकी उत्पत्ति कोर्ट ऑफ इंग्लैंड से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ नॉट मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ। अगर आपको पूछ ले कि 4-5 ऑप्शन दे दे, अगर कहे कि इसमें से आपको ये मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को नहीं है कि नहीं है, तो कस्टम क्या है, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं है, ये क्या है एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। ठीक है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें, तो उसमें हिंदू किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, किस किस को हिंदू माना जाएगा। तो बुद्धिस्ट, सिख और जैन ये सारे को हिंदू माना गया है अंदर क्या बोलते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल टू। ये हिंदू विवाह अधिनियम है किस पे लागू नहीं होता है, तो द मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति होते हैं ना, वहाँ पे हिंदू मैरिज एप्लीकेबल नहीं होता है। जब ये क्या बोलते हैं आर्टिकल 342 अगर कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति होते हैं वहाँ पे हिंदू मैरिज एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस वर्क मिताक्षरा। ठीक है, हिंदू लॉ जब आप पढ़ेंगे ना तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे स्कूल क्या है मिताक्षरा और दयाभागा। तो वहीं से पूछा है कि वो जो फेमस वर्क जो है ऑथर का कौन सा है मिताक्षरा का, तो मिताक्षरा को किसने लिखा, जो फेमस वर्क है उनका विज्ञानेश्वरा। क्या है इसका आंसर क्या होगा विज्ञानेश्वरा। दूसरा क्या है जिमुतवाहन इज नाउन फॉर हिज वर्क। ये जिमुतवाहन को क्यों नाम जाना जाता है, जब आप स्कूल दूसरा पढ़ेंगे ना दयाभाग है ना, जिसको दयाभाग बोलते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम क्या बोलते हैं हिंदू लॉ का, तो वहाँ पे आपको जिमुतवाहन वर्ड मिलेगा, इस नाम से वो फेमस है। क्लियर है। जब आप स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना वहाँ ये दोनों टर्म आपको देखने मिलेगा मिताक्षरा दयाभागा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ हिंदू यूज इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। किसको इंक्लूड नहीं किया गया हिंदू मैरिज के इसमें। इंक्लूड पहले मैंने देखा, हम लोगों ने देख लिया बुद्धिस्ट जैन सिख वगैरह ये सब क्या हिंदू में इंक्लूड है, लेकिन पारसीज जो होंगे ना पारसी हिंदू में इंक्लूड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन में बी हिंदू बाय। किसी व्यक्ति को हिंदू कैसे कैसे मान सकते हैं हम, बाय बर्थ या फिर कन्वर्जन। बर्थ मतलब कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू है, या कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन करके भी व्यक्ति हिंदू बनते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हिंदू हो सकते हैं, बाय बर्थ और कन्वर्जन के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू सीजेस टू बी ए हिंदू। कोई व्यक्ति अपना हिंदू धर्म छोड़ सकता है किस तरीके से, तो बाय कन्वर्जन कोई व्यक्ति अपना धर्म हिंदू को छोड़ सकता है, चाहे मुस्लिम बन जाए चाहे वो पारसी बन जाए, किसी भी धर्म में वो कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या बोलते हैं एक हिंदू अपना हिंदू धर्म छोड़ सकता है, कैसे बाय कन्वर्जन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दयाभाग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इन द मैटर ऑफ। कहता है ये दयाभाग है ना स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये किससे जो क्या बोलते हैं मिताक्षरा से अलग है किस मैटर में। तो जब हम दयाभाग को अगर देखेंगे तो वहाँ पे किस चीज़ की बात करते हैं, इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन की बात करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकार वगैरह क्या बोलते हैं ये होता है ना, कोई व्यक्ति संपत्ति का या फिर पार्टीशन जमीन का बंटवारा से रिलेटेड की बात कर, जब दयाभाग स्कूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को ये टर्म मिलेगा इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन। दयाभाग किसकी बात करता है, इनहेरिटेंस और पार्टीशन की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन सपिन रिलेशनशिप। सपिन रिलेशनशिप का क्या होता है,
हिंदू मैरिज के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं कि सेकेंड मतलब कि फादर की तरफ से फोर्थ जनरेशन, मदर की तरफ से थर्ड जनरेशन के बीच में शादी नहीं हो सकता। इसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग, सपिंड रिलेशनशिप। तो सपिंड रिलेशनशिप जो है, सपिंड बोले या सपिंडा बोले आप, ठीक है, जो बोले, तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत हिंदू मैरिज में, तो हिंदू मैरिज के सेक्शन क्या बोलते हैं, सब सेक्शन जो देखेंगे एफ, उसके अंतर्गत ये सपिंड रिलेशनशिप डिफाइन किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपिंड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय। ये जो सपिंड रिलेशनशिप होगा इंक्लूड्स किस किस रिलेशन से सपिंड रिलेशनशिप उत्पन्न होता है। तो पहला क्या, फुल ब्लड, भाई भाई हुआ जो क्या बोलते हैं कि फादर मदर से है। और दूसरा क्या, हाफ, जो सौतेला भाई बहन होता है ना, वहाँ से भी सपिंड रिलेशनशिप क्रिएट होता है। और तीसरा क्या है, यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि फादर तो एक है ना, लेकिन दूसरी माँ है ना, उसकी मान ली कि माँ, पहली माँ मर गई, दूसरी माँ फिर दूसरा शादी किया, तो उससे जो रिलेशनशिप बनेगा वो यूट्रिन ब्लड होगा। और लास्ट क्या है, एडॉप्शन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर एडॉप्ट करता है तो वो बच्चा भी क्या होगा, सपिंड रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा और उससे भी शादी हिंदू में नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपिंड रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू, ठीक है, कहते हैं कि सपिंड रिलेशनशिप कहाँ तक है। अगर फादर साइड से देखे तो फोर्थ जनरेशन, अगर मदर साइड से देखे तो थर्ड जनरेशन तक सपिंड रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स रिलेटिंग टू सपिंड रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। अगर हम ये रूल्स रिलेटिंग की बात करें, सपिंड रिलेशनशिप का सिद्धांत जो है किस पे बेस्ड है, तो एक्सोगेमी पे ये क्या है, बेस्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज अंडर हिंदू लॉ बिटवीन सपिंडास पार्टी शैल बी वैलिड। कहता है कि कोई व्यक्ति सपिंड में रिश्ता का शादी करेगा तो वो क्या होगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन कब वैलिड होगा, तो आंसर क्या है, इफ द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स। अगर कस्टम उसको परमिट कर रहा है कि आप सेम सपिंड में शादी कर सकते हैं तो वो मैरिज को वैलिड माना जाएगा। जैसे साउथ इंडिया में देख लीजिए तो मामा भांजी से शादी हो जाता है वहाँ, तो वहाँ का कस्टम उसको अलाउ करता है, तो वो शादी क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्टी टू हिंदू मैरिज आर सपिंड टू ईच अदर द मैरिज इज वैलिड। कहता है कि मान लीजिए कि कोई सपिंड है, सेम सपिंड के है ईच अदर, तो अगर वो शादी कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, जनरली क्या होगा, वो वाइड होगा। क्लियर, क्या होगा, वो शादी शून्य होगा, क्योंकि सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहा है तो जनरल रूल क्या है, वो वाइड होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर उसको कस्टम इजाज़त दे रहा है, अगर वो शादी कर रहा है तो वो क्या होगा, जनरली उसको एक्सेप्शन रूप में क्या माना जाएगा, शादी वो वैलिड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर। ये जो प्रतिसिद्ध नातेदारी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन जी देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, वहाँ पे आपको डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मिलेगा। क्लियर है। अब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए डॉटर कैन नॉट मैरी हर फादर, है ना, और एंड ग्रैंडफादर, तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है ना, इसी को डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड जिलेशनशिप कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिसिद्ध नातेदारी, कि यहाँ पे प्रतिबंधित लग गया, इस रिश्ता के अंतर्गत आप शादी नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो कि डिफाइंड कहाँ है, हिंदू मैरिज के सेक्शन 3 सब सेक्शन जी के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय। ये जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या जनरली और रिलेशनशिप को इंक्लूड करता है, तो किस किस से हो जाता है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड और एडॉप्शन। ये सारे टर्म को मैंने आपको पहले समझा चुका है, तो इससे भी क्या होता है, इसको इंक्लूड किया गया है, यहाँ भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 पर्सन आर द डिसेंडेंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंस वाइफ दे आर सेड टू बी ईच अदर, क्या माना जाएगा, दोनों को हाफ ब्लड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, हाफ ब्लड माना जाएगा। क्लियर है। हाफ ब्लड का मतलब सौतेला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज बिटवीन ए हिंदू बॉय एज 21 ईयर्स
एंड हिंदू गर्ल 19 ईयर्स बोथ ऑफ दी सेम गोत्र, अगर दोनों सेम गोत्र के हैं तो शादी को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्यों कि हर एक जेंडर रूल का एक एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन कब तक, जैसे फादर साइड का 4th जनरेशन, मदर साइड का 3rd जनरेशन, अगर ये जनरेशन कंप्लीट हो गया इसके बाद अगर सेम गोत्र में अगर शादी किया जाएगा तो वो शादी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, हिंदू क्या बोलते हैं, अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है, मतलब कि फैमिली जो अलग अलग नहीं होता है उसको क्या क्या मानेंगे, तो उसके अंतर्गत ऑल पर्सन्स हो जाएंगे जो डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमेरिड डॉटर, फादर होंगे है ना, उनका लड़का होगा, उनकी बेटी वगैरह होगी, सब मिला करके क्या होगा, वो ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स कंडीशन ऑफ मैरिज, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 को देखते हैं तो वो हिंदू मैरिज, हिंदू के अंतर्गत जो कंडीशंस जो होंगे उसको परिभाषित करता है। तो हिंदू मैरिज के शादी के कंडीशन को किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया, तो सेक्शन 5 धारा 5 देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू मैरिज इज क्या, हिंदू मैरिज इज डैश, अगर आपको सवाल पूछ ले कि हिंदू मैरिज क्या है तो वो क्या है, एक सेक्रामेंट है। सेक्रामेंट मतलब संस्कार है, लेकिन हिंदू मैरिज एक सेक्रामेंट भी है, अगर आप देख ले तो एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 1955 से पहले ये क्या था, सेक्रामेंट था। 1955 आने के बाद जो ये तलाक का कंसेप्ट भी तो है हिंदू लॉ में, तो अब ये सेक्रामेंट के साथ साथ एज वेल एज क्या बोलते हैं कि सेक्रामेंट है जनरली। क्लियर है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें कि मुस्लिम मैरिज क्या है, तो मुस्लिम मैरिज क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का उसमें सारा आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मॉडर्न हिंदू लॉ मैरिज हैज़ बिकम, अगर हम मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करें मैरिज क्या बन गया, मोनोगोमस का मतलब क्या होता है, एक ही विवाह। यहाँ पे क्या कर मॉडर्न लॉ में क्या हो गया कि हिंदू जो होगा एक ही विवाह कर सकता है, उसको कहते हैं मोनोगोमस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस, अगर हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखते हैं किसकी बात करता है, मोनोगेमी की बात करता है। मोनोगेमी मतलब एक ही विवाह होगा हिंदू मैरिज के अंतर्गत, बाईगेमी नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए हिंदू मैरिज सेकेंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, क्या कोई हिंदू दूसरी शादी कर सकता है अपनी वाइफ से रिटर्न में कंसेंट लेकर के, तो क्या क्या कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि हिंदू में एक ही शादी अलाउ है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन 2 हिंदूज इफ, कहता है कि अगर 2 हिंदू के बीच में अगर मैरिज शादी विवाह किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, ब्राइड ग्रूम कंप्लीट द 21 ईयर्स एंड द ब्राइड कंप्लीट 18 ईयर्स, जो लड़का होगा उसका 21 साल और लड़की का 18 साल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसिक्वेंस व्हेन द एज ऑफ ए हिंदू गर्ल एट द टाइम ऑफ मैरिज अंडर मैरिज एक्ट 1955 इज लेस देन 18 ईयर्स, कहता है कि कोई एक लड़की जिसका शादी हो रहा है, शादी के वक्त उसका 18 साल से कम उम्र है, तो क्या होगा, तो क्या है, द मैरिज इज़ वैलिड बट क्या होगा, पनिशेबल होगा। शादी वैलिड होगा लेकिन वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। क्यों, क्या 18 साल से अगर कम हो गया तो वो चाइल्ड मैरिज हो गया, तो चाइल्ड मैरिज क्या है, भारत में प्रतिबंध है, इसीलिए वो क्या होगा, पनिशेबल होगा, लेकिन मैरिज क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एक्ट्स हैज़ फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, किस एक्ट के अंतर्गत मिनिमम एज फिक्स किया गया है लड़का लड़की का, तो देखते हैं कौन कौन सा एक्ट है। तो पहला क्या है, द चाइल्ड मैरिज एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, दूसरा द हिंदू मैरिज एक्ट, तीसरा द स्पेशल मैरिज एक्ट। इन तीनों एक्ट के अंतर्गत शादी करने का एक एज को फिक्स किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू दी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ, कहता है कि धारा 7 के अंतर्गत हिंदू मैरिज में कि अगर कोई शादी कर रहा है तो कोई रीति रिवाज को फॉलो करेगा, तो कैसे करेगा, एदर ऑफ दी पार्टीज, दोनों में से कोई एक पार्टी का अगर रीति रिवाज फुलफिल हो जाएगा तो मैरिज अंडर सेक्शन वो क्या होगा, रीति रिवाज कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ceremonies is are obligatory under Hindu Marriage Act 1955 for a valid marriage? ये कहता है कि कौन सा एक मतलब सेरेमनीज है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, वो ऑब्लिगेटरी है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो मतलब वैलिड विवाह करने के लिए, वैलिड मैरिज करने के लिए। तो क्या है, क्या बोलते हैं, सप्तापदी, मतलब जिसको कहते हैं ना सात फेरा। सात फेरा जो कहते हैं ना, कोई भी हिंदू में अगर शादी हो रहा है तो सात फेरा होना अनिवार्य है, तब वो वैलिड मैरिज माना जाएगा, अन्यथा वो वैलिड मैरिज नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान इज एन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी हिंदू मैरिज। कहता है कि कन्यादान जो है ना हिंदू मैरिज के अंतर्गत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, रीति रिवाज है। तो कहता है क्या, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए मैरिज टू बी वैलिड हेल्ड मैरिज। कहता है कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई वैलिड मैरिज करने के लिए कन्यादान करना। तो कहता है कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ज़रूरी भी है, नहीं भी है। क्लियर है। अगर आपको आंसर आ जाए ट्रू फॉल्स का तो फॉल्स भी आप कर सकते, फॉल्स दे सकते हो कि जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन कंपलसरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर। कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी बताया गया इस एक्ट के अंतर्गत। तो कौन सा धारा बताता है, सेक्शन 8 देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बताया गया। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपलसरी है, कर लेना चाहिए, इसका बेनिफिट है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मैरिज को रजिस्ट्रेशन नहीं करता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट तो क्या होगा, डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट कॉल्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। लेकिन वो क्या, मैरिज क्या हो, इनवैलिड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई मामला वगैरह बने तो उसको इम्पोजिशन क्या बोलते हैं कि पेनल्टी उस पर इम्पोज किया जा सकता है कि आपने मैरिज को क्यों नहीं रजिस्ट्रेट किया। क्लियर है। किसी किसी स्टेट में मैंडेटरी है कि आपको मैरिज को रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा, और किसी किसी देखिएगा कि स्टेट में क्या है वो कंपलसरी नहीं है, इसीलिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। किस सेक्शन के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बताया गया। दाम्पत्य अधिकार होता है ना, दाम्पत्य अधिकार, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी दोनों का अधिकार, उसी को क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो सेक्शन 9 देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, वहाँ पे आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज अवेलेबल टू। कहता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो दाम्पत्य अधिकार जो है किस किस को है, वाइफ को भी है, हस्बैंड को भी है, अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड। कहता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्लेम किया जा सकता है, आंसर क्या है, व्हेन देयर इज ए विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल काउज। जब कोई पति या पत्नी क्या बोलते हैं कि सोसाइटी से खुद को विड्रॉ कर ले, सोसाइटी कौन सा, उसके जो खुद के फैमिली से खुद को विड्रॉ कर ले, साइड कर ले, और विदाउट एनी रीजनेबल काउज, बिना कोई कारण बताए, है ना, बिना कोई कारण बताए हिंदू में कोई लड़की चली गई अपने माँ के घर, है ना, कि वहीं जाके रह रही है, अब उसको बुलाया जा रहा है कि आप घर पे आओ तो वो नहीं आ रही है, तो हस्बैंड क्या कर सकता है, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अंडर सेक्शन 9 वो राइट है, अधिकार है, इसको कोर्ट में जा कर के वो अपना राइट को रिस्टोर करवा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड। कहता है भारत में कंजुगल राइट्स का डिग्री को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पोंडेंट, वो जो रिस्पोंडेंट होगा उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कहता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन को दिया गया है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है न्यायिक पृथक्करण, मतलब बाय द लॉ, बाय द जुडिशियली क्या है, दोनों हो जाएंगे, मतलब दोनों का तलाक नहीं होगा, कुछ दिन के लिए क्या होंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उसी को कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। देखते हैं आगे, तो सेक्शन 10 देखेंगे जब हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेगा जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, बाय द जुडिशियल, बाय दी क्या बोलते हैं, बाय दी कोर्ट, हस्बैंड और वाइफ क्या होगा, कुछ पार्टिकुलर दिन के लिए क्या होगा, अलग हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन दोनों का तलाक नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन द मैरिटल रिलेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा जुडिशियल सेपरेशन का। क्या मैरिज सस्पेंड हो जाएगा, क्या विवाह खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, मैरिटल रिलेशन इज सस्पेंड। कुछ दिन के लिए क्या होगा, मैरिटल स्टेटस जो होगा दोनों का सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा नहीं कि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, सिर्फ मैरिटल स्टेटस जो होगा दोनों का रिलेशन क्या होगा, कुछ दिन के लिए सस्पेंड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू कपल हैविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट्स टू लिव टुगेदर। कोई मान ली कि दोनों जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत अलग हो गए, अब वो दोनों चाहते कि रहना, तब क्या करना होगा दोनों को। आंसर देखिए, दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दोनों को कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग फिर से साथ में रहना चाहते हैं, हमारे जुडिशियल सेपरेशन को ख़त्म कर दीजिए, तब कोर्ट परमिशन देगी, तब वो दोनों साथ में रह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ वाइल डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज इफेक्ट। कहता है कि जुडिशियल सेपरेशन हो गया, न्यायिक पृथक्करण हो गया दोनों हस्बैंड वाइफ का, अगर फोर्स इंटरकोर्स मतलब कि दोनों का ज़बरदस्ती आपसी संबंध बना रहे हैं, तो ये केस का इफेक्ट क्या होगा जुडिशियल सेपरेशन का, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर देखिए क्या है, इज पनिशबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। ये क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको अपराध माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the ground of judicial separation under section 10 of Hindu Marriage Act 1955। आपको बहुत सारा ग्राउंड दे देगा, आपको पूछा जाएगा जुडिशियल सेपरेशन का क्या क्या ग्राउंड्स है, कौन नहीं है। तो इसमें एक आंसर क्या है, मिसिंग फॉर लेस देन 7 ईयर। कोई व्यक्ति खो गया है, 7 साल से कम दिन हुआ है, तो ये उसका ग्राउंड नहीं है जुडिशियल सेपरेशन का। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं आप वो तो है ही नहीं, हटाओ हमको जुडिशियल सेपरेशन दे दो, हम अलग रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट्री इज द ग्राउंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955-4। कहता है ये एडल्ट्री है ना, क्या एडल्ट्री का मतलब क्या, कि किसी हस्बैंड या वाइफ का किसी थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप होना, उसी को क्या कहते हैं, एडल्ट्री कहते हैं। तो किसका क्या ग्राउंड होगा, तो इसका क्या क्या ग्राउंड हो सकता है आंसर में। तो आप जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हो, आप डाइवोर्स भी ले सकते हो, तलाक भी ले सकते हो, जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हो। क्लियर है, चाहे हस्बैंड ले या वाइफ ले, दोनों पे ये एप्लीकेबल होगा, दोनों का अधिकार है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अदर स्पाउस इंक्लूड्स इन एडल्ट्री डज इट फर्निश ऑफ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। क्या कह रहा है कि जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत दोनों में से कोई एक व्यक्ति एडल्ट्री में है, तो क्या ये डिवोर्स का ग्राउंड, तलाक का ग्राउंड बनता है। तो ये तलाक का ग्राउंड बनता है। क्लियर है। तो आज के वीडियो में मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के 50 MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट डील किया, अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर ले, ताकि आपको नए नए अपडेट मिल सके और आपका उसको बेनिफिट मिले। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।